The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीके का ऐलान किया और इसके लिए राज्यों तक टीका भी केंद्र ही खरीद कर पहुंचाएगा। इसे टीकाकरण कार्यक्रम में एक बड़ी बाधा के दूर होने की तरह देखा जा रहा है और ढेर सारे विवादों के पटाक्षेप की तरह भी। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक और संबोधन दें और इस संबोधन में वो फौरी राहतों का जिक्र छोड़कर हेल्थ सेक्टर से जुड़े बड़े सुधारों की बात करें। कोरोना महामारी ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है और अब सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक एक वायरस हो सकता है। 2020 और 2021 की पुनरावृत्ति टालने का एक ही तरीका है हेल्थ सेक्टर में व्यापक सुधार। आज बड़ी खबर में हम इसी पर बात करेंगे विशेषज्ञों के हवाले से कि किन बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। साथ ही आपको बताएंगे कि टीकाकरण की संशोधित गाइडलाइंस की प्रमुख बातें क्या हैं। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। 1 নম্বর সংসদে বিজেপির কর্মীবৃন্দ 2021 সালে বিধানসভা ভোটের আগে ডিপুটিগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে গ্রামে উত্তেজনা ও গন্ডগোলের সৃষ্টি করেছিলাম, যেগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং সর্বতোভাবে মিথ্যা। আমরা সেই মিথ্যা অপবাদ ও কুকর্মের জন্য বিপুটিগুড়ি গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং শপথ করছি এই রকম মিথ্যা অপবাদ কুপ্রচার ভবিষ্যতে কোনোদিন করব না। গ্রামবাসীদের কাছে ভুল স্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব এবং মাননীয় বিধায়ক মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি আমরা যাতে মহামাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নে শামিল হতে পারি এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারি। भारत में राजनीति कितनी दिलचस्प हो सकती है ये देखने के लिए पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे ये वीडियो। बीरभूम जिले के एक कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाजार में पहुंचे और माइक्रोफोन पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, हमने बीजेपी में शामिल होकर गलती कर दी, हमने पंचायत को झूठा बदनाम किया, अब हम तृणमूल के साथ काम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले भारी संख्या में तृणमूल कैडर बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन नतीजों के बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ वापस तृणमूल में जाने की इच्छा जताई और इसी क्रम में ये वीडियो सामने आया जहां भाजपा कार्यकर्ता जुलूस निकालकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। बीरभूम ममता बनर्जी के विश्वास पात्र बाहुबली अनुव्रत मंडल का इलाका है, जिन्हें इलाके में केष्टोदा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष ध्रुव साहा ने दावा किया कि पार्टी कैडर को डर में जीना पड़ रहा है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का दबाव था। ये समझने वाली बात है कि कोई भी खुशी खुशी अपना जुलूस नहीं निकालेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी कि पार्टी बदलने जैसी सामान्य चीज के लिए एक शख्स माइक्रोफोन लेकर बाजार में सरेआम माफी मांग रहा है। इस व्यक्ति के इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के डर को समझने की कोशिश करिए। वो एक बाहुबली नेता के इलाके में रहते हैं। उसने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने का गुनाह किया था कथित। अब उसे डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है और सोचने वाली बात है कि अगर पश्चिम बंगाल में वाकई कानून का राज है तो क्या इस तरह की दहशत होगी। बीरभूम पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान खबरों में आया था और उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक हिंसा का एक लंबा दौर है और इस दौर से निपटने में ममता बनर्जी की सरकार असफल नजर आई है। ऐसे में जरूरत है कि यदि वो वाकई राष्ट्रीय राजनीति में अपना दायरा बढ़ाना चाहती हैं, वाकई शुचिता की संविधान की बात करना चाहती हैं, तो इस तरह की कार्रवाइयों को नोटिस मिले। राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन इस असहमति के चलते किसी को इस तरह सरेआम जलील किया जाए और मजबूर किया जाए इस तरह के काम के लिए, ये ठीक नहीं। ममता बनर्जी अब चुनावी प्रत्याशी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में कोई इसलिए प्रताड़ित न हो कि उसने किसी और पार्टी का झंडा उठाया। बाकी दल बदल चलता रहता है, उसका दल जाने और बदलने के क्रम को नागरिक देखते रहे। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स।
कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। बीते दिनों से लगातार नीचे आ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने आज एक और राहत दी। 2 महीने बाद जाकर ये हुआ है 24 घंटे के दौरान 1 लाख से कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 जून को नए मामले आए 86,498। ठीक हुए मरीजों की संख्या 97,907 और मौत का आंकड़ा 2,123। कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट। महामारी की पहली लहर के दौरान भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन किसी भी दिन सरकारी आंकड़ा 1 लाख से पार नहीं गया था। 17 सितंबर 2020 को 97,894 नए मामले सामने आए थे। ये साल 2020 का सबसे बड़ा आंकड़ा था और यहां तक पहुंचने में 6.5 महीने लगे थे। सितंबर में लाख के आंकड़े को छूने जा रहे नए संक्रमण का आंकड़ा गिरते गिरते 2 फरवरी को 8,635 पर पहुंच गया था, लेकिन इस दिन के बाद से मामले फिर से बढ़ने लगे। 4 अप्रैल को पहली बार देश में 1 लाख से ज्यादा मामले आए और इसके बाद ग्राफ जैसे खड़ी चढ़ाई कर रहा हो। 7 मई को 4,14,188 मामले आए, जिसे पीक माना गया, क्योंकि इस दिन के बाद से फिर नए मामलों की संख्या क्रमशः घटती गई और अब हम अप्रैल के पहले हफ्ते वाली स्थिति में लौट आए हैं। पहले से कम लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये निर्विवाद रूप से हम सभी के लिए राहत की बात है, लेकिन सनद रहे कि वायरस इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन सा माइलस्टोन चुनते हैं और जश्न मनाते हैं या राहत दिखाते हैं। जो वायरस एक दिन में 86,000 लोगों को बीमार कर सकता है, 2,000 लोगों की जान ले सकता है, उस पर विजय की घोषणा करने से परहेज करें। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी अभी भी है, इसलिए ना तो सरकारें और ना ही हम और आप यानी कि जनता इन आंकड़ों से ये मतलब निकाले कि बुरा वक्त बीत गया। पुराने लोगों की सीख को बराबर गुनते रहें, जो सो गया वो खो गया। वैसे संक्रमण की बात चली है तो ये भी जान लें कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ब्राजील और ब्रिटेन से भारत आए लोगों में कोविड-19 वायरस के एक और स्ट्रेन का पता लगाया है। इसकी पहचान B11282 के रूप में हुई है। ये वेरिएंट बीमार करने के साथ गंभीर लक्षण भी पैदा करता है। दूसरी सुर्खी कुछ लंबी है लेकिन बहुत जरूरी है। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अब केंद्र ही टीका खरीदेंगे और राज्यों को देंगे। आज केंद्र सरकार ने इस बाबत आधिकारिक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी कर दी, जो कि 21 जून से प्रभावी होंगी। क्या है ये गाइडलाइंस? भारत सरकार टीकों के घरेलू उत्पादन का 75% खरीदेगी। ये टीके राज्यों को निःशुल्क दिए जाएंगे, जो इन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे। एक राज्य को कितने टीके मिलेंगे वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला, राज्य की आबादी, दूसरा, राज्य में बीमारी की स्थिति और तीसरा, टीकाकरण की रफ्तार। टीकों की बर्बादी हुई तो राज्यों का कोटा कम भी हो सकता है। दूसरी चीज, टीकाकरण कार्यक्रम अब भी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ही चलेगा। और ये प्राथमिकता किस तरह से तय की गई है? सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी और दूसरे आते हैं, फिर 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के नागरिक, फिर ऐसे नागरिक जिनकी दूसरी खुराक का समय आ गया है, और आखिर में 18 की उम्र से ऊपर के सभी नागरिक। 18 से 44 की उम्र के नागरिकों के मामले में राज्यों को प्राथमिकता तय करने का अधिकार दिया गया है। निजी अस्पतालों को टीका किस रेट पर मिलेगा, ये टीका बनाने वाली कंपनियां तय करेंगी। इस व्यवस्था में बदलाव पूर्व सूचना देने के बाद ही होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को घरेलू उत्पादन का 25% बेचा जाएगा। अस्पताल मरीज से टीके की कीमत के अलावा अधिकतम 150 रुपए का सेवा शुल्क ले पाएंगे। निजी अस्पतालों में टीकों वाली ये बात हमने कल भी बताई थी, लेकिन विस्तार से आज दोहराई, क्योंकि गाइडलाइंस के जरिए केंद्र ने सशुल्क टीकाकरण को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। गाइडलाइंस कहती है कि देश के सभी नागरिक मुफ्त टीके के हकदार हैं, लेकिन जो लोग टीके की कीमत चुकाने की स्थिति में हैं, उन्हें निजी अस्पताल में जाकर टीका लगवाना चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ये भी चाहती है कि आप अपने अंदर लोक कल्याण की भावना लाएं और परमार्थ करें। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाउचर ला रही है। ये एक तरह का डिजिटल कूपन होगा, वैसा ही जैसा आपको गूगल पे जैसे ऐप्स पर मिलता है, जहां आप स्क्रैच करके 5 रुपए का कैशबैक पा लेते हैं। सरकार चाहती है कि आप टीकों के इलेक्ट्रॉनिक वाउचर खरीदें और ज़रूरतमंदों को दान करें। दान में मिले ये वाउचर निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाए जा सकेंगे, जिनके एवज में टीका भी मिलेगा। ये भी टीकाकरण के प्राइवेट रूट के प्रोत्साहन की तरह है, बस इसमें दान को नत्थी कर दिया गया है। ये वाउचर ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जिसके नाम से है वही उसे भुनाकर टीका लगवा पाएगा। कोविन ऐप के साथ सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। पहले की तरह अब भी कहा गया कि केंद्र समय समय पर गाइडलाइंस की समीक्षा करेगा। तीसरी सुर्खी जुड़ी है महात्मा गांधी की प्रपौत्री आशीष लता राम गोविंद से। इन्हें साउथ अफ्रीका की एक अदालत ने धोखाधड़ी का दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई। गांधी जी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी की बेटी हैं इला गांधी।
इला दुनिया भर में ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इला गांधी की बेटी हैं आशीष लता रामगोबिल। अपनी मां की तरह ही दक्षिण अफ्रीका की नागरिक हैं। उन्होंने 2015 में एसआर महाराज नाम के व्यापारी से 62 लाख रैंड यानी तकरीबन 3 करोड़ 34 लाख रुपए उधार लिए। दावा किया गया कि वो इस पैसे से भारत से मंगवाए सामान पर कस्टम ड्यूटी चुकाएंगी। तय हुआ कि जब सामान की डिलीवरी हो जाएगी तो महाराज को उनके दिए उधार के साथ साथ फायदे में हिस्सेदारी भी मिलेगी। आशीष लता ने जो कागज दिखाए उनसे महाराज को लगा कि वाकई उन्होंने एक अस्पताल के लिए भारत से सामान मंगवाया है और माल बंदरगाह में फंसा हुआ है। महाराज ने पैसा दे दिया। सत्य क्या था? आशीष लता ने कोई सामान मंगवाया ही नहीं और जो कागज महाराज को दिखाए वो फर्जी थे। फिर महाराज ने मुकदमा किया और अब आशीष लता को सजा हुई है। चौथी सुर्खी मेहुल चौकसी से जुड़ी है। बारबरा जेरिबिका ने इंडिया टुडे से कहा कि मेहुल चौकसी को कथित रूप से अगवा करने में उनका कोई हाथ नहीं था। चौकसी को जब डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया तो खबर आई कि उनके एक महिला से संबंध थे। बाद में कहा गया कि ये महिला चौकसी को पकड़वाने के लिए चलाए गए खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा थी और इसी महिला की पहचान बारबरा के रूप में हुई। बारबरा का कहना है कि अगस्त 2020 में चौकसी उन्हें मिला, अपना नाम राज बताया। बारबरा ने दावा किया कि चौकसी ने उनसे दोस्ती की, हीरों की अंगूठियां और ब्रेसलेट दिए जो नकली निकले। बारबरा ने दावा किया कि चौकसी के वकील और परिवार वालों ने उनका नाम इस केस में घसीटा, जिनके चलते उनका परिवार तनाव में है। बारबरा के मुताबिक दोनों ने मई 2021 में एंटीगुआ में एक बिजनेस भी शुरू किया था। चौकसी के वकीलों का दावा है कि बारबरा के सहयोग से चौकसी को अगवा किया गया था। आखिरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से। आगरा के पारस अस्पताल से जुड़ा एक कथित वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अस्पताल ने मॉक ड्रिल के नाम पर 22 कोरोना मरीजों की जान ले ली। इस कथित वीडियो में अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन कहते सुनाई देते हैं कि मरीजों की छंटनी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई को बाधित किया गया। 5 मिनट ऑक्सीजन रोकने से 22 मरीज छट गए। छटने का अर्थ मृत्यु से लगाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस 26 अप्रैल को पारस अस्पताल में सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हुआ और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस संबंध में ट्वीट कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन इस मामले में अपडेट क्या है? जिलाधिकारी आगरा ने अस्पताल को सीज कर दिया। ये आदेश मौके पर करीब 2 घंटे जांच करने के बाद जारी किए गए। पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम होगा। शुरुआती खबरों के मुताबिक प्रशासन का मानना है कि उन्होंने वीडियो में मोदी नगर में ऑक्सीजन खत्म होने की जो बात कही वो भ्रामक सूचना के दायरे में आती है। प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हमने ये खूब देखा है कि बहुत ज़रूरी लगने वाली चीज़ें भी तब तक नहीं होती जब तक कोई बहुत बड़ी आपदा ना आ जाए। चीन से युद्ध हुआ तो हमें समझ आया कि देश को एक मजबूत सेना की ज़रूरत है और उस सेना में सुधार की ज़रूरत है। ये हमें समझ आया जब हमारा छुटभैया पड़ोसी कारगिल की चोटियों पर आकर बैठ गया। आज भी हमारा देश युद्ध लड़ रहा है एक वायरस के खिलाफ। 1962 और कारगिल की तरह इस लड़ाई ने भी हमें बताया कि हमारी फौज माने देश के हेल्थ सिस्टम में क्या खामियां हैं। तो आपदा में अवसर तलाश लेने की गौरवशाली परंपरा के तहत लल्लन टॉप का सुझाव है कि कोरोना महामारी को एक मौका मानकर देश के हेल्थ सेक्टर में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि अगली बार हम बेहतर तैयारी के साथ किसी महामारी से लड़ सकें। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक दिन में या एक प्रयास में सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। और बात सिर्फ महामारी की नहीं है, देश के सभी नागरिक निरोगी रहें, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहें, ये देश के हित में है। पहला बिंदु जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है सही डेटा का अभाव। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि भारत में कोरोना कितने लोगों में फैला। ठीक कभी मालूम नहीं चल पाएगा कि कितने लोगों की इसके चलते मौत हुई। नदी में बहती लाशें देखी, शमशानों में शवों की कतार देखी, लेकिन उसके मुकाबले मौतों का सरकारी आंकड़ा छोटा था। इस आंकड़े पर लगातार सवाल उठे। एक्सपर्ट्स कहते रहे कि आंकड़ों में पारदर्शिता महामारी पर नियंत्रण में मदद करती है, लेकिन हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने इस तरफ ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगे। अगर हमारी सरकारों ने सही आंकड़े जुटाए होते और उनके हिसाब से तैयारी की होती तो शायद कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तबाही न होती। और बात सिर्फ कोरोना तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी डेटा जुटाने में मेहनत करना हमारे सरकारी सिस्टम की आदत में नहीं है। हमारे देश में हर साल कितने लोग किस बीमारी से मरते हैं इसका भी ठीक ठाक डेटा तैयार नहीं किया जाता। आंकड़े जुटाने वाले सिस्टम पर कभी ध्यान नहीं किया या सरकार ने जानबूझकर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। आज़ादी से लेकर अब तक सही डेटा पर ही सारी तैयारियों की बुनियाद रखी जाती है।
सरकार को किस बीमारी से निपटने के लिए कितनी तैयारी करनी है, कितना खर्च करना है, ये तभी ठीक से प्लान हो पाएगा जब आंकड़े सही हों, और अगर सरकार से सही आंकड़े मिलें तभी उन पर सही रिसर्च होगी। तो इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, सुनिए डॉक्टर दिलीप मावलंकर से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के डायरेक्टर हैं। हेल्थ का जो डेटा का पूरा सिस्टम है, उसमें 2-3 टाइप के डेटा हमारे पास आते हैं। एक तो जिसको हम हेल्थ सर्विस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल की या प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की या इम्यूनाइजेशन की सर्विस दी जाती है, प्रेग्नेंट बहनों की तपास होती है तो उसकी सर्विस, तो वो सब डेटा इकट्ठा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, उसको हम सर्विस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो बाकी का जो डेटा आता है, जो बैकग्राउंड डेटा है, वो सेंसस से आता है, कितनी आबादी है, फिर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन से आता है, कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई, फिर एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करते हैं SRS, जिसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी ऐसे डेटा आते हैं। तो अलग अलग ये सिस्टम्स हैं जो हर एक कंट्रीज में होती है। बट हमारे देश में क्या हुआ है, ये पूरा हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का जो डिवीजन है या विभाग है आरोग्य में, उसमें बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, और पर्टिकुलरली हेल्थ स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिफाइड नहीं होते हैं। आइदर डॉक्टर होते हैं वो जो देखते हैं, और दूसरे होते हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो होता है, उसके कैडर से आए हुए लोग होते हैं। तो उनको हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की जानकारी कम होती है। उससे क्या होता है कि एक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स डॉक्टरों को ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत वीकनेस है ये सब्जेक्ट में। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट है, कोई भी मेडिकल कॉलेज में बायो स्टैटिस्टिक्स का विभाग होता ही नहीं है। तो उसमें भी काफ़ी जगह पोस्ट खाली होती है, लोग इंटरेस्ट से सीखते नहीं हैं, और मेडिकल कॉलेज काफ़ी रिसर्च करता नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स रखने का कोई ज़्यादा उनको मतलब नहीं बनता। प्लस अपनी अथॉरिटीज जो हैं वो क्वालिटी के पैरामीटर से स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखती है कि कितने पेशेंट आए, कितने मरीज दाखिल हुए, कितनी दवाई यूज हुई। बट जो आउटकम बोलते हैं कि भाई इतने इस हॉस्पिटल में इतने मरीज आए, उसमें से ये रोग के इतने थे और वो रोग के उतने थे, उसमें से कितने अच्छे हुए, कितने मर गए। तो ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो दिखा सकता है कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट कितनी अच्छी है। अगर हॉस्पिटल में लोग ज्यादा मर जाते हैं तो उसका मतलब कि हॉस्पिटल की सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो वो माप हम निकालते नहीं हैं, कोई आदमी नहीं रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई देखता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा गोरखपुर में बीच में 2-3 साल पहले बहुत बच्चे मर गए, फिर डिस्कशन हुआ कि ये नॉर्मल थे, अबनॉर्मल थे, यही है, इतना ही रेट होता है, कम रेट होता है, क्योंकि ये कोई आंकड़े का विश्लेषण करने वाले या पिछले आंकड़े रखने वाले आदमी हमारे पास है नहीं। वो एक बहुत हमारी वीकनेस है, और उसके लिए हमें सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो बायोस्टैटिस्टिशियन को ट्रेन करना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स वालों को बायोस्टैटिस्टिक्स में ट्रेन करके उनको लगाना चाहिए। हर एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में 2 से 5 लोग स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए होने चाहिए, कि जिससे हम देख सके कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से लोग अच्छे कितने प्रमाण में हो रहे हैं। हम उस दौर में हैं जहां डेटा की कीमत करोड़ों में होती है। आपका निजी डेटा खरीदने के लिए कंपनियां पैसा खर्च करती हैं। आप मोबाइल पर क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां पैसा खर्च करते हैं, ऐसा तमाम डेटा स्टोर होता है। तकनीक के इस दौर में ये बहुत आराम से सहेजा जा रहा है, तो फिर सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित सही डेटा क्यों नहीं तैयार कर सकती। उम्मीद है कि इस कमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुरुस्त करेंगे। दूसरा बिंदु है खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। देहात और शहर का फर्क कोरोना महामारी के दौरान लल्लन टॉप की कई टीमों ने जब स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखा तो नजर आया। गांव में अस्पतालों का जो हाल है वो कोरोना तो क्या, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ताले हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स का अभाव है, और हम आईसीयू बेड्स वाले अस्पतालों की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल बेसिक इलाज वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही। देश की करीब 70% आबादी गाँव में है,
लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से शहरों में स्थिति बेहतर है। बड़े या अच्छे अस्पतालों की बात करें तो ये कुछ ही बड़े शहरों में सीमित है। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 शहरों में राज्य की 2/3 स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। गाँव में अस्पताल कम हैं, जो है वहाँ डॉक्टर ड्यूटी नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से गाँव और शहर वाला ये डिवाइड पूरे देश में दिखता है। इसमें क्या सुधार होना चाहिए, हमने जाना पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विकास आर केसरी से। मेजर फोकस इज स्टिल ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। सो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर फार मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा है सेकेंडरी टर्सरी केयर फैसिलिटीज से, क्योंकि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो 30,000 पॉपुलेशन में होना चाहिए इनविसार्ज्ड है, लेकिन हर जगह 30,000 में नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा में है। तो अगर एवरेज में अगर आप 1 लाख 2 लाख का भी पकड़ेंगे यूपी बिहार जैसे स्टेट में, सो नंबर बहुत ज्यादा है। उसके नीचे भी सर्विसेज हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो सेंटर है उसके नीचे भी 3 टियर सिस्टम है। एक विलेज लेवल में अगर आप देखेंगे तो विलेज लेवल में आशाज हैं, आशा के साथ साथ और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। उसके बाद सब सेंटर है जो स्वास्थ्य उप केंद्र बोलते हैं, जो कि हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के साथ साथ कई सारे सब सेंटर्स होते हैं। सब सेंटर आइडियली 5,000 पॉपुलेशन के लिए, 5,000 की जनसंख्या के लिए होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, मतलब नंबर कम है तो ज्यादा पॉपुलेशन कैटर करती है। उसी तरह से 30,000 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। बहुत सारे हिंदी भाषी स्टेट में, EAG स्टेट्स में ये कहीं ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन नॉर्म। और उसके बाद कहा गया है कि अगर आप देखें तो 1,20,000 के लिए पॉपुलेशन के लिए एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जहां की मिनिमम सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट जो है या ब्रॉड स्पेशलिटी जो होती है, मतलब होता है जैसे सर्जरी, मेडिसिन, इन सब के ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, इन सब चीजों, इनके डॉक्टर्स या फिर इनके स्पेशलिटी सेवा मिल सके। एंड देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हो। तो हर लेवल पे जो रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है पब्लिक हेल्थ के अंदर, उसको 3 टियर स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप इस तरह से करके देखेंगे तो अभी का हेल्थ सिस्टम ऐसा स्ट्रक्चर्ड है। मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर इट इज इनविसाज्ड टू बी लाइक दिस, और एफर्ट भी वैसे ही किया गया है और डेवलप भी वैसा हुआ है। लेकिन अब विभिन्न कारणों से ये सेम इसी मोड में आपको ऐसा ही आइडियल स्ट्रक्चर हर जगह दिख जाएगा, ये मतलब शायद सच ना हो। अब आते हैं डॉक्टर्स की कमी पर। देश में कितने डॉक्टर हैं, इसके बारे में फरवरी 2020 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी। अपने जवाब में सरकार ने सितंबर 2019 तक के आंकड़े बताया कि देश में 12,01,354 एलोपैथी के डॉक्टर हैं। अगर इनमें से 80% की उपलब्धता माने तो देश में एक वक्त में 9,61,000 डॉक्टर सेवा दे रहे होते हैं। और देश की आबादी अगर 135 करोड़ मान लें तो 1,404 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमानों के हिसाब से 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी देश में डॉक्टर्स की कमी तो है। इसमें राज्यों की स्थिति भी अलग अलग है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में स्थिति बेहतर है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है। छोटे से राज्य केरल में 60,000 डॉक्टर हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ 44,000। एक्सपर्ट डॉक्टरों की और भी कमी है। हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में कुल 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 76% कमी है। पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में अगर 100 महिला रोग विशेषज्ञों की जरूरत है तो 30 उपलब्ध हैं, 70% सीटें खाली हैं। तो इसमें सुधार का मॉडल क्या होना चाहिए, सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। कोई भी हेल्थ सिस्टम चलाने के लिए जो प्राइमरी रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। आदमी, ट्रेंड आदमी, डॉक्टर है, नर्स है, टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, क्लीनर है, चौकीदार है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर चलाने के लिए है। तो उसके पूरी मात्रा में हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और हमारे वहाँ क्या हुआ है कि जो 1985 में प्लानिंग कमीशन ने जो नॉर्म्स किए थे कि एक PHC में इतना स्टाफ होगा, एक CHC में इतना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वही हिसाब से अभी तक काफी तौर पे चल रहा है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने थोड़ा स्टाफ ऐड किया है। आशा का पूरा एक केडर बनाया है, केडर में वॉलंटियर है, एक 10 लाख आशा पूरे रूरल एरिया में काम करती है। हर एक गांव में एक या दो आशा होती है, तो वो एक अच्छा काम हुआ है।
बट उससे ज्यादा हमने हॉस्पिटल में मरीज बढ़ते जा रहे हैं बट उसका स्टाफ बढ़ता नहीं है। उसके विपरीत स्टाफ कई जगह कम होता जाता है, कई जगह खाली जगह चलती रहती है, बिकॉज डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम करना नहीं चाह रहे क्योंकि प्राइवेट में उनकी कमाई बहुत ज्यादा है। तो सरकारी हॉस्पिटल स्पेशली जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं और गवर्नमेंट उसको भर नहीं सकता है, भरता है तो फिर लोग थोड़े दिन रहते हैं, थोड़े साल रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। सो गवर्नमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तौर से हम अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, रिक्रूट करें, उनको प्रॉपर सपोर्ट करें, उनका प्रमोशन करें और उनको बेनिफिट्स दें, तो अगर वो काम करने के लिए अच्छी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो सिस्टम पूरा बहुत वीक है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जो आईएएस जैसी सिस्टम है कि नेशनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको एक अच्छा दर्जा देते हैं, एक रिस्पेक्ट उनको मिलता है, उनके पास पावर होती है, उनको हम ट्रेनिंग में भेजते हैं, उनका हर 3-4 साल में तबादला होता है, उनका प्रमोशन का सिस्टम होता है, उनको फॉरेन कंट्रीज में भी हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो ये सब जो सिस्टम है वही सिस्टम हेल्थ डिपार्टमेंट में होना चाहिए। हेल्थ केयर का रिक्वायरमेंट भी वैसा है कि इन्वर्टेड ट्रायंगल है और उसका स्ट्रक्चर भी इन्वर्टेड ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि मेजर लोग रूरल एरिया में कम्युनिटी में रहते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर 60 to 70% कैटर होना चाहिए और जो मेजर जो प्रोपोर्शन ऑफ जो हेल्थ केयर सीकिंग है, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वो प्राइमरी लेवल का ही होता है 60 to 70%। सो मेजर फोकस शुड बी ऑन प्राइमरी केयर और उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर भी प्लानिंग होना चाहिए कि 60 to 70% प्राइमरी केयर पे खर्च होना चाहिए, 20 to 30% सेकेंडरी केयर पे होना चाहिए और बाकी के 10 to 20% टर्सरी केयर पे होना चाहिए। सो स्पेशलिस्ट की, हाँ, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था, स्पेशलिस्ट की की कमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं 10 to 20% जो स्पेशलाइज्ड केयर सर्विस की बात बोल रहा हूँ, उसको प्रोवाइड करने के लिए भी देश के सभी भागों में, सभी ज्योग्राफिक एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में देखें, अगर आप तमिलनाडु में देखें, तो वहां हर 1-2 डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जहां इस टाइप के स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं। बट अगर आप यूपी में देखें, बिहार में देखें, झारखंड में देखें, असम में देखें, तो मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है। तो इस तरह के टर्सरी केयर सिस्टम जो सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी लेवल का सिस्टम है, या इवन आप प्राइवेट में भी देखें तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या मुंबई में देखते हैं, वैसे ऐसे रूरल या छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। तो वहां पे फिर ये स्पेशलाइज्ड केयर सिस्टम के लिए जब जरूरत पड़ती है तो लोगों को फिर दूर जाना पड़ता है। अब बात आती है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की। देश के पूरे हेल्थ सिस्टम का 70% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर हेल्थ केयर मिलता है, लेकिन इसके साथ ही मोटी फीस, ज़्यादा मुनाफा और कई दूसरी गड़बड़ियों की खबरें भी सामने आती हैं। हमने कोरोना के दौर में देखा कि मरीजों को लाखों के बिल थमा दिए गए, सरकार को इलाज की दर तय करनी पड़ी, कोरोना जांच की रेट पर कैप लगाना पड़ा। तो एक तरफ निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी है, दूसरी तरफ कुछ निजी अस्पतालों का बहुत ही प्रोफेशनल रवैया और बहुत अच्छी सर्विस है। इन सबसे इतर सरकार भी है जो अब लोगों को निजी अस्पतालों के ज़्यादातर हवाले कर रही हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज में सरकार हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइडर वाली भूमिका से लगातार पीछे हट रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजना में सरकार कह रही कि आप चाहें तो प्राइवेट में इलाज करवा लें, पैसा हम देंगे। यानी सरकार बेहतर अस्पतालों पर ज़्यादा जोर देने के बजाय, उन्हें बनाने, विकसित करने के बजाय इलाज का खर्च देने की गारंटी दे रही है। पर इसमें एक दिक्कत है, सरकार की योजना का दायरा सीमित है और फिर इस तरह के इंश्योरेंस स्कीम्स की अपनी दिक्कतें हैं। कोरोना के दौरान हमने अखबारों में कई ऐसे मामले देखे जहां इलाज वाली योजनाओं का लाभ निजी अस्पतालों में लोगों को नहीं मिला, और फिर हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी मिले जहां प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही के चलते मरीजों की मौत हुई। तो निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों का अनुपात क्या होना चाहिए, कैसे ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम किस मॉडल पर चलते हैं, जानिए एक्सपर्ट से। एक्चुअली मेरे लिए तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि 70% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया के हेल्थ सिस्टम में। क्योंकि जब हम
यूरोप में देखते हैं खासकर, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहली बात मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम का जो सबसे बड़ा रोल है कि वो ज्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता होना चाहिए। तो ये चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वो मेन गोल है। और इस गोल को पूरा करने के लिए जहां तक मेरी समझ है, एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ही है जो इसको अच्छी तरह से इक्विटी के बेस पे, एक बराबरता के बेस पे और बिना पैसे के खेल से ये इसको लीड कर सकता है। मैं यूरोप में कुछ देशों में रहा हूं और अब यूके में एनएचएस में काम भी कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने सब जगह देखा है कि जब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं और गवर्नमेंट्स उनको रन करती है, तो वो प्रॉपर और इक्विटेबल हेल्थ केयर, जो कि बराबर की हेल्थ केयर हर इंसान के लिए वो प्रदान कर सकते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है वो बड़ी मात्रा में प्राइवेटाइज्ड है, और वहां के सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके ऊपर खर्चा दुनिया का सबसे ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन जो हेल्थ केयर है वो चुनिंदा लोगों को ज्यादा प्रोवाइड मिलती है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो उस लेवल की हेल्थ केयर उनको मिल ही नहीं पाती, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप अमेरिका जैसे सिस्टम में एक बार बीमार होते हैं और आपकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, तब आप कर्जों के नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इंश्योरेंसेस भी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत हैं, वहां पे अलग अलग सिस्टम है। तो यूके का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो पूरी तरह से पब्लिक है। उसमें आप कोई चाहे कोई भिखारी हो जिसके पास 2 रुपए भी ना हो, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है सेम बीमारी के लिए, और किसी को कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, किसी को कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होती है, और जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया, जैसे हम कहें कि एडवांस लेवल टॉप नॉच जो रिसर्च बेस्ड होती है वो मिलती है। तो मेरे हिसाब से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनकी जो सेहत की जो जरूरतें हैं, उसका आंसर तो मेरे हिसाब से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को जितना स्ट्रांग बनाया जाए वो ही दूर दूर तक पहुंच सकता है। उसका एक और एडिशनल फायदा ये भी होगा कि जो साथ में फिर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को, जैसे मैं कहूँगा, ठीक तरह से चलाएं, क्योंकि अगर मालूम है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है, तो प्राइवेट वाले भी थोड़ा बेटर तरीके से अपने सिस्टम्स को रन करेंगे। जो महंगाई है हेल्थ केयर सिस्टम की वो भी कम होगी। जो मैं कहूँ जो मन मर्जियां भी होती हैं, उन पे भी लगाम लगने की कोशिश की जा सकती है, अगर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास सही होगा। अब बात दवाओं की। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया को दवा की सप्लाई करती हैं, लेकिन यहाँ कई दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है। लोगों की जेब से जितना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा दवाइयाँ खरीदने में खर्च होता है। एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं कि दवाइयों की कीमत को लेकर सरकार का रेगुलेशन ठीक नहीं। दवाओं का ट्रायल कैसे होता है, ट्रायल में किसे शामिल किया जाता है, इसमें भी कई तरह की खामियां हैं। अब बात आती है हेल्थ सेक्टर पर खर्चे की। बेहतर सुविधाएं देनी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए। इस लक्ष्य से अभी हम बहुत दूर हैं। भारत दुनिया की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से छोटे और कम संपन्न देश भी हमारे मुकाबले हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी तुलना में ब्राज़ील 9.5% खर्च करता है, चीन और मैक्सिको 5.4% और यूके में तो जीडीपी का 10% स्वास्थ्य पर खर्च होता है। अभी भारत का हेल्थ पर खर्च जीडीपी के 1.2% के करीब है। सरकार हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च नहीं करती तो हमें खर्च करना पड़ता है, यानी स्वास्थ्य पर किए खर्च का बड़ा भाग सीधे लोगों की जेब से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल में औसतन हर आदमी 2,500 से ज़्यादा अस्पताल या दवाइयों पर रुपए खर्च करता है, और बीमारी पर खर्च के चलते ही कई परिवारों को गरीबी की रेखा तक घसीट कर भी ले जाता है। तो सरकार को हमारे टैक्स से जुटाए पैसे से हमारे हेल्थ पर कितना खर्च बढ़ाना चाहिए और वो खर्च किस तरह से विभाजित होना चाहिए, सुनिए। उस यूके का मेरे जो लेटेस्ट नॉलेज है, मेरे हिसाब से 9 to 10% वो अपने जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ पे, और काफी रोबस्ट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है। इसके उल्टे अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखें या अमेरिका का अगर आप देखें, तो वहां पे पूरा प्राइवेट, ऑलमोस्ट पूरा प्राइवेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम है। मतलब हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरा प्राइवेटाइज्ड है। लोगों को जो पेइंग का तरीका है वो भी पूरा प्राइवेटाइज्ड है, क्योंकि वो प्राइवेट इंश्योरेंस या फिर उनके एम्प्लॉयर के द्वारा इंश्योरेंस दिया जाता है, या फिर गवर्नमेंट भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को जो उनका है मेडिकेयर, मेडिकेड, उसके थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब पेमेंट का मैकेनिज्म इंश्योरेंस मॉडल है, और प्रोवाइडर जो है वो प्राइवेट है, मोस्टली प्राइवेट है।
तो अब अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वो करीब करीब अपने जीडीपी का 18% स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनकी जीडीपी भी सबसे बड़ी है और उसका 18%। सो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप इंडिया या यूके से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जीडीपी का साइज बड़ा है और 18% खर्च करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के परसेंटेज टर्म में वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है उनका वर्ल्ड में। बट उनके यहाँ चूंकि प्राइवेट का सिस्टम के थ्रू ये सारा एक्सपेंडिचर है, तो अभी भी ऐसे साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं कि 100% अमेरिकन को पूरी तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है, मतलब दे आर नॉट फुली कवर्ड। सो वी हैव टू मॉडल्स। अब इंडिया तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत लो लेवल पे है, 2.5% तक पहुंचना ही अभी हमारा टारगेट है। और अगर हम वहां तक पहुंचते हैं तो एक जैसे उस नहीं पहुंचने के दो कारण है। एक तो एक्सपेंडिचर में पॉलिटिकल कमिटमेंट और रिसोर्स जो लिमिटेड होगा और भी कंपीटिंग प्रायोरिटी होगी उस पैसे को खर्च करने के लिए, तो हेल्थ शायद कम प्रायोरिटी में हो जाती होगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए हेल्थ सिस्टम की। मतलब अगर गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को उसको एक्सपेंड करेगी तो एक तो है कि आप रिसोर्स डालते हो, बट रिसोर्स के साथ साथ आपको जो ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, बट यस आइडियल इज कि जो कमिटेड भी है कि एटलीस्ट हम 2.5% तक तो पहुंचे जीडीपी के हेल्थ एक्सपेंडिचर के। और एक जो मेजर इश्यू है यहाँ पे कि जो भी इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर है जीडीपी के टर्म में अभी, उसमें से मेजर प्रोपोर्शन जो है अराउंड 70%, 60 to 70% के बीच में, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। मतलब लोग अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, मतलब उनको ना तो इंश्योरेंस कवरेज है ना उनको फ्री सर्विसेज मिल रही है गवर्नमेंट में। मतलब आप हॉस्पिटल गए, आपने खुद से पे किया अपने पॉकेट से। जैसा कि हमने पहले भी कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एक दिन की बात नहीं। हम लगातार इस ओर अपना ध्यान रखेंगे, इन पहलुओं को बार बार शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा पर भरपूर ध्यान नहीं दिया गया, और इसमें सब सरकारें शामिल हैं। लेकिन जो सरकार इसको सुधारेगी, इतिहास उनको ही याद रखेगा। तो इतिहास में आप जाइए, अपनी गलतियां सीखिए, लेकिन सिर्फ उसी पर आप बार बार धान ना कूटते रहिए। मौका है, सुधार करिए, और सुधार करेंगे तभी भविष्य हमें बेहतर ढंग से याद करेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।